तो 20 दिन की देरी। सोचिए, सिर्फ 20 दिन। एक ऐसी गलती जिसने एक जान ले ली, और फिर एक डिजिटल भूत जिसने कातिल को पकड़वा दिया। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में जाएंगे जो दिखाता है कि कैसे कभी-कभी इंसाफ के लिए टेक्नोलॉजी को भी इंसानी सोच से लड़ना पड़ता है। और यह सिर्फ एक पुराने जमाने के क्राइम की कहानी नहीं है। नहीं, ये आज भी हमारे समाज का एक बहुत ही कड़वा सच है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, ये कहानी एक तरह की रेस की है। एक तरफ थी 2004 की वो नई नई टेक्नोलॉजी जिसमें सच को सामने लाने की ताकत थी, और दूसरी तरफ था हमारा सिस्टम जो अपनी पुरानी सोच, अपनी सुस्ती में जकड़ा हुआ था। और ये जो टकराव है ना, ये आज भी उतना ही सच है। कहानी की शुरुआत होती है निशा शर्मा के अचानक गायब हो जाने से। एक युवा महत्वाकांक्षी महिला, एक ऐसा इंसान जिसके पास एक सुरक्षित माहौल था, एक प्यार करने वाला परिवार था और एक रोशन भविष्य था। और इसीलिए जब वो गायब हुई तो ये सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी अनहोनी की दस्तक थी। तो हम बात कर रहे हैं साल 2004 के मध्य प्रदेश की। ये वो भारत था जो बदल रहा था। मोबाइल फोन धीरे धीरे आम हो रहे थे, शहर बड़े हो रहे थे। लेकिन कुछ चीजें, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज की जो सोच थी, वो अब भी काफी पुरानी थी। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। देखिए, क्रिमिनोलॉजी में एक टर्म होता है लो रिस्क विक्टिम, या कम जोखिम वाली पीड़िता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जिसकी लाइफस्टाइल, जिसकी आदतें उसे किसी भी तरह के क्राइम के रास्ते पर नहीं ले जाती। और जब ऐसा कोई इंसान अचानक गायब हो जाता है तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। ये कोई मामूली गुमशुदगी का मामला नहीं था। निशा शर्मा सिर्फ 24 साल की थी, एक महत्वाकांक्षी महिला। वो भारत की उन नई पीढ़ी की महिलाओं में से थीं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल रही थीं। एक अच्छा भला परिवार, एक अच्छी नौकरी और एक भरोसेमंद इंसान की इमेज, इन्हीं वजह से वो एक लो रिस्क विक्टिम थीं। और बस इसीलिए उनका गायब होना किसी आम घटना से कहीं ज्यादा डरावना था। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा निराश करने वाला है। निशा के गायब होने के बाद के वो 20 दिन, जब एक एक पल कीमती था, लेकिन पूरी की पूरी जांच बस खामोशी की चादर ओढ़े सोती रही। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं। ये एक परिवार की बेबसी और हमारे सिस्टम की नाकामी की कहानी कहती है। सोचिए, 2 हफ्ते से भी ज्यादा उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। पुलिस ने शुरू में जो ढिलाई बरती, उसने वो कीमती वक्त बर्बाद कर दिया जिसमें शायद निशा की जान बचाई जा सकती थी। और ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी। जैसा कि ये कोड बताता है, ये एक सिस्टम में बसी हुई सोच थी। ये मान लेना कि एक जवान लड़की है तो खुद ही भाग गई होगी। ये एक इतनी खतरनाक सोच है जिसने जांच को शुरू होने से पहले ही पटरी से उतार दिया। उस दौर में नेशनल कमीशन फॉर विमेन जैसे ग्रुप्स ने ऐसी कई नाकामियों को बार बार उठाया था। लेकिन जब इंसान नाकाम हो रहे थे, तब टेक्नोलॉजी ने अपना काम करना शुरू किया। एक डिजिटल सुराग, एक ऐसा निशान जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन जो पूरे मामले को पलटने वाला था। और ये जरूरी सबूत था कॉल डिटेल रिकॉर्ड, यानी कि CDR। इसी की वजह से पुलिस ये देख पाई कि निशा ने आखिरी बार किससे बात की थी, और वो नाम था उसके एक करीबी दोस्त राहुल वर्मा का। जरा सोचिए, 2004 में ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती थी। देखिए, ये आज के GPS जितना सटीक तो नहीं था, लेकिन ये एक डिजिटल फुटप्रिंट बनाने के लिए काफी था। जैसे जैसे फोन एक टावर से दूसरे टावर के नेटवर्क में जाता था, वो अनजाने में अपने रास्ते का एक नक्शा बनाता जाता था। और बस यही डिजिटल नक्शा था जिसने सस्पेक्ट के बुने हुए झूठ के जाल को एक झटके में तार तार कर दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बहाना एक कबूलामे में बदल गया। अब यहाँ पे सच और झूठ का टकराव देखने लायक है ना? राहुल ने एक कहानी बनाई कि भाई मैं तो घर पे था, लेकिन फोन के डेटा ने एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताई। दोनों फोन एक साथ एक ही रास्ते पर शहर के बाहर एक सुनसान इलाके की तरफ जा रहे थे। ये एक ऐसा सबूत था जिसे झुटलाना नामुमकिन था। इस बात को समझिए, गणित के हिसाब से ये महज एक इत्तेफाक हो ही नहीं सकता था। 2 फोनों का इतने लंबे समय तक एक साथ एक ही रास्ते पर चलना लगभग नामुमकिन था। टेक्नोलॉजी ने अनजाने में एक ऐसा डिजिटल जाल बिछा दिया था जिससे उस सस्पेक्ट का बचना अब नामुमकिन था। और जैसे ही राहुल का सामना इस पक्के सबूत से हुआ, उसके झूठ का पूरा महल ढह गया। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। मतलब जब दिमाग इतने सारे फैक्ट्स के खिलाफ एक झूठ को संभाल नहीं पाता। दबाव में आकर उसने कबूल कर लिया कि एक बहस के बाद उसने गुस्से में निशा की जान ले ली।
और इसी कबूलनामे की वजह से पुलिस को निशा की बॉडी मिली, जो इस केस को कानूनी तौर पर साबित करने के लिए आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी थी। इस केस ने सिर्फ एक अपराधी को सजा नहीं दिलाई, बल्कि इसने पूरे सिस्टम को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। तो निशा की कहानी की जो विरासत थी वो 3 बड़े सुधारों की शक्ल में सामने आई। पुलिस को अब हाई रिस्क मामलों में सीडीआर डेटा तक जल्दी पहुंच मिलती है, अधिकारियों को लड़की भाग गई होगी जैसे खतरनाक ख्यालों के खिलाफ ट्रेनिंग दी जाती है, और जिलों में डिजिटल फोरेंसिक यूनिट्स में निवेश बढ़ा। ये एक बहुत दर्दनाक सबक था, पर बहुत ज़रूरी सबक था। लेकिन सवाल ये है कि 20 साल बाद क्या सच में कुछ बदला है? चलिए 2004 के इस केस के सबक को 2024 की हकीकत से जोड़कर देखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं आज के दौर में। ये 2024 का एक बयान है और ये हमें एक कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी सिस्टम में बसी हुई समस्या की है। और ये आंकड़ा देखिए, 2024 में एक्टिविस्ट्स के मुताबिक भारत में जितने भी रेप के मामले दर्ज हुए हैं, उनमें सज़ा मिलने की दर कितनी होगी? सिर्फ 27%। सोचिए, सिर्फ 27%। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें झकझोर कर रख देता है। ये दिखाता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी कई पीड़ितों के लिए इंसाफ आज भी बस एक दूर का सपना है। और ये जो दमदार कोट है, ये दिखाता है कि 2004 में जो सिस्टम की कठोरता देखी गई थी, उसी के खिलाफ एक्टिविस्ट 2 दशक बाद आज भी आवाज उठा रहे हैं। समस्या सिर्फ क्राइम की नहीं है, बल्कि उस रवैये की भी है जो ऐसे क्राइम को होने देता है। यहां पर सिस्टम की नाकामी का मुद्दा और भी गहरा हो जाता है। एक्टिविस्ट्स का ये तर्क है कि भले ही आज हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब तक इंसानी सोच और सिस्टम की खामियां दूर नहीं होती, तब तक इंसाफ का रास्ता हमेशा मुश्किल ही रहेगा। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। 2004 में एक पुराने से मोबाइल फ़ोन ने सच को सामने ला दिया था। आज तो हमारे पास इससे कई ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो जो पुरानी समस्याएं हैं ना, सिस्टम का पूर्वाग्रह, समाज की पुरानी सोच, वो आज भी उतनी ही बड़ी हैं। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली बदलाव आखिर आएगा कहाँ से? टेक्नोलॉजी से या फिर हमारी अपनी सोच बदलने से?